समकालीन विमर्शवादी उपन्यास का एक पाठ विषय पुरुष उपन्यास पर है। यह उपन्यास मस्तराम कपूर का कई विषयों को एक साथ समेटता है, लेकिन खास करके लेखक पर केंद्रित है और लेखक के माध्यम से परिवार को, समाज को और आध्यात्मिक शोरूमों को दिखाने का प्रयास किया गया है। आध्यात्म का बाजार कितना सस्ता और लोगों के लिए कितने आकर्षण का केंद्र हो गया है, विषय पुरुष इस उपन्यास को केंद्र में रख कर के सन 1997 में मस्तराम कपूर के द्वारा लिखा गया परमेश्वरी प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुआ। चूँकि प्रकाशक बहुत चर्चित नहीं है, अगर चर्चित होता तो ये पुस्तक भी संभवतः चर्चित होती, लेकिन ये पुस्तक मेरे लिए, हर पाठक के लिए उतनी ही उपयोगी है। कारण समाज के उस रग पर उंगली रखने का प्रयास किया है कि हम आश्रम, मठ, कथावाचक, धर्मगुरुओं और बड़े बड़े नाम से उद्योग की तरह चलने वाले आध्यात्म के केंद्र जो मठ और आश्रम की तरह चलते हैं, उसको भी सामने रखा है। तो लेखक का जिंदगी भी, और लेखक किस तरह से विषय पुरुष बनता है और विषय बन जाता है। तो ये पुस्तक यानी उपन्यास चिंतक लेखक चिंतन में समाजोन्मुखी होता है। चिंतक और लेखक अपने चिंतन में समाजोन्मुखी होता है, समाज उससे उतना ही विमुख होता चला जाता है। समाज उसे नहीं समझ पाता या वो समाज को दिशा देना चाहता है। कम ही लोग हैं जो उसे समझ पाते हैं। यहाँ तक कि लेखक मनमथ इसके मुख्य पात्र है, नायक है, जो उपन्यास के शुरू से अंत तक दिखाई देंगे। अगर वो परिवार में भी है तो 2 बच्चे और पत्नी है, पत्नी कमाती है, सर्विस करती है। लेखक संगनी पत्रिका के संपादक है। संपादक के बतौर उनकी पूंछ सम्मान होता है। महिला लेखिकाएँ उनसे मिलती जुलती है, इस तरह से महिला लेखिकाओं में भी उनकी पूंछ बढ़ जाती है। इस तरह से लेखक को परिवार और समाज में भी यहाँ दिखाया गया है कि उसकी स्थिति क्या होती है। सबसे पहले वो अपने परिवार में अलगाव, विलगाव महसूस करता है। पत्नी, बच्चे, बच्ची, इनके लिए वो एक तरह से नाकारा साबित होता है। जब तक पत्नी के लिए पति कमा कर न लाए, वो नाकारा होता है। या यूँ कहें कि पति जितना ला रहा है वो कम है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लाए, पत्नी की हसरत ये रहती होगी। इसलिए वो लेखक तो कदापि खरे नहीं उतर सकते और संपादक के बतौर कितना कुछ मिल सकता है। इस तरह से लेखक को यहाँ देखा जा सकता है। मनुष्य, संस्था और परिवार की स्वार्थ वृत्ति पर आधारित ये रचना, मनुष्य की स्वार्थ वृत्ति कितनी निम्न स्तर तक पहुंच गई है कि वो धर्म के नाम पर भी लोगों से ठगी कर सकता है, लोगों को अपनी तरफ उसी तरह से आकर्षित कर सकता है जिस तरह से उद्योग कोई प्रोडक्ट बना करके विज्ञापन देता है और विज्ञापन में सब कुछ झूठ परोसा जाएगा। उस वस्तु की अच्छाइयाँ दिखाई जाएगी, ज़रूरतें दिखाई जाएगी, आवश्यकता बताई जाएगी और आपको उस वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित किया जाएगा। ठीक इसी तरह से ये मठ, धर्म और संस्थान यही काम नहीं कर रहे हैं। इसी पर आधारित है विषय पुरुष मस्तराम कपूर का। लेखक का दावा है कि वो विषय नहीं होने पर होता है, लेकिन अंततः कोई भी पुरुष स्त्री को विषय बनाना चाहता है।
लेकिन इस लेखक के माध्यम से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि किस तरह से वह विषय बन जाता है स्त्रियों का, और इसी कारण से विषय बनने से बचने के लिए अपना परिवार छोड़ करके मित्र के फ्लैट में जाकर के रहता है और एक संगोष्ठी में, राष्ट्रीय संगोष्ठी में अपना पर्चा पढ़ता है। इस पर हम बाद में आते हैं, पहले कुछ बातें कर ली जाए। तो लेखक का दावा यह था कि वो विषय नहीं होने पर है, लेकिन वो विषय बन जाता है। स्त्री हमेशा पुरुष की विषय होकर रही है, लेकिन यहाँ पर पुरुष कैसे विषय बनता है, ये स्त्री और पुरुष का द्वंद्व इस दौर में, समकालीन दौर में बड़ी तीव्रता से उभर करके आया है और यही कारण तलाक तक पहुँचता है। यह परिवार में द्वंद्व मचा रहता है। और स्त्री लेखिकाएँ हैं, स्त्री विमर्श में यही सवाल उठाती है और अक्सर अपने लेखन को इतना तीखा करती है कि जैसे उनकी दुनिया पुरुषों से बिल्कुल अलग है। पुरुष का किसी भी तरह का वर्चस्व उसको स्वीकार नहीं, कम से कम लेखन में। हालांकि सड़क पर पुरुष की मानसिकता सामंती रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन चार दीवारी के अंदर स्त्री और पुरुष के बीच में जो द्वंद्व होता है, उसमें अक्सर पति और पत्नी के बीच में पति अंततः सरेंडर करता हुआ दिखाई देता है। यह लेखक पत्नी के रूप में स्त्री को देखता है, संपादक के रूप में लेखिकाओं को देखता है। इस तरह से उसे कई स्त्रियों से संपर्क होता है। अंत में उसे निशा मान होती है, जिस पर हम और भी गंभीरता से विचार करेंगे। पुरुष संस्कार किसी भी पुरुष को विषयी बनने का रहा है। कभी भी पुरुष विषय स्त्री का नहीं बनना चाहता। वो विषयी और उसका विषय स्त्री रहेगी। संयोग ये देखिए कि जब वो अपने घर में पत्नी के द्वारा बार बार सवालों के घेरे में होता है, तब वो एक तरह से परिवार को छोड़कर कवि लेखकों की संगोष्ठी करने के लिए एक फ्लैट में जाकर के रहता है। उसी दौरान एक युवती उससे मिलती है फ्लैट में और ऑफर देती है कि आप पहाड़ पर आइए, देहरादून आइए और एक आश्रम है, उसमें आपका स्वागत है। संयोग ये होता है कि वो सुंदर लड़की को विषय बनाना चाहता है, लेकिन खुद विषय हो जाता है। उसका, लड़की का और उसकी माँ, निशा माँ का विषय बनने पर मजबूर होता है। धार्मिक संस्थान आधारित, धार्मिक संस्थानों को आधार बनाकर लिखा गया ये उपन्यास किस तरह से धार्मिक संस्थान उद्योग का रूप ले चुके हैं और एक तरह से आत्मा की आवश्यकताओं की पूर्ति करते नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि उन्हें लेखक, या मैंने भी इस लेख में टाइटल दिया है आध्यात्म के शोरूम। शोरूम बाजार में कपड़ों के, वस्तुओं के, इलेक्ट्रिक सामानों के ही नहीं होते, कारों के, बल्कि अधिकांश चीज़ों के शोरूम बनने लगे। अब आध्यात्म के शोरूम कह सकते हैं हम। उतना ही दिखावा, उतना ही चमत्कार, उतने ही लोगों को आकर्षित करने का, अपनी तरफ भटका करके, बुलावा दे करके बुलाने का। और हकीकत क्या है जो इस उपन्यास में सामने आती है। हम और आगे बढ़े इससे पहले मैं जानना चाहूँगा, ये आप जान सके
कि उपन्यास का सारांश क्या है, क्योंकि हर पाठक उपन्यास का सारांश से गुजरना चाहता है। तो चलिए मैं एक पैरा समकालीन विमर्शवादी उपन्यास पुस्तक के पेज नंबर 180 और 181 पर सारांश लिखा है, उसे पढ़ देता हूँ। आध्यात्म के शोरूम से उपन्यास का शिल्प सदा हुआ, सुगठित और विषय के अनुरूप है। कथानक का आरंभ ही नायक के एक सेमिनार में भाग लेने से होता है और ये संदर्भ महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों से भी जुड़ता है कि वो अक्सर संगोष्ठियों में जाते हैं, पत्र वाचन करते हैं। ये लेखक भी संपादक होने के नाते ऐसा करता है। कथानक, उपन्यास का कथानक लेखकीय बोध, उसकी जीवनचर्या, परिवार और लेखक की दुनिया का नज़दीक से एहसास कराता है। लेखक के कितने ही भेद हैं और कितने ही भेद किए जा सकते हैं। लेखक जो अपना लिखता है, दूसरा वो जो पुस्तक का संपादक यानी पत्रिका का संपादकीय लिखता है, संपादन करता है। एक संपादक छोटे से बड़ा कैसे होता है? संगनी पत्रिका जब महिलाओं पर आधारित है कि संपादक बनने से नायक चरमोपलब्धि को प्राप्त होता है। लेखकीय पार्टियों में होने वाली हलचल, उठापट, खेमेबाजी, टांग खिंचाई का चित्रण भी हुआ है। लेखक परिवार का मुखिया होकर भी मुखियापन से मुक्त रहना चाहता है, यानी परिवार की, गृह गृहस्थी की उठापट या गैर दुनियादार होने के नाते ग्रस्त धर्म से मुक्त होना चाहता है। गद्य में इसी विषय पर द्वंद्व उभरता है। लेखकीय आभा के पीछे का दर्द, एकाकी और बेगाना होते जाने की पीड़ा का गहराई से एहसास होता है। पत्नी बेटे बेटियों की निगाह में लगातार फालतू होते जाने का लेखकीय सघन द्वंद्व है। परिवार की अदद इकाई, पत्नी पति को अपने रूप ढालने की चाहत रखती है, अपने पुरुष को अपने मनमाफिक चलाने व अपना विषय बनाने की भावना प्रबल होती है या प्रबल होती जाती है, जिससे उनमें दूरी बढ़ती जाती है। पति पत्नी से दूर होता चला जाता है। वो यहाँ इस पुस्तक में होता है। पत्नी का व्यवहार, लेखक, चिंतक और विचारक पति को दूर से दूर कर देता है। समाज को दिशा बोध देने वाला लेखक अपनी जिंदगी जीने के लिए आज़ादी चाहता है, परिवार से, बच्चों से, पत्नी से, गृहस्थी से। एक लेखक धीरे धीरे अपने बेटे बेटियों और पत्नी की निगाह में फालतू होकर हाशिए पर चला जाता है। लेखक का अपने घर में हाशिए पर चले जाने के बाद अंतर्द्वंद्व बढ़ता है। पति पर लेखक हावी हो जाता है। वह असफल पति और असफल लेखक होकर नहीं रहना चाहता। वो असफल पति कहला सकता है, लेकिन असफल लेखक नहीं। यानी लेखन कर्म से समझौता नहीं करता, बल्कि वो पति से या परिवार से मुक्ति चाहता है। वो घर से दूर अपना ठिकाना बनाता है। उसे लगता है जैसे लिखने की इच्छा ही मर गई। किसके लिए लिखें, क्यों लिखें, क्या होगा लिखने से? लेखक की ज़रूरत किसे है इस समाज में? उनके दूसरे साथी है शफीक, जो लेखक है। वो हमेशा आईसीयू में अपने लिए कमरा बुक रखता है, कब बीमार पड़ जाए। एक बार वो जब कहीं नहीं मिलता तो घर वालों से पूछने पर जवाब में उनको मिलता है, उनका लड़का कहता है वे बतरा अस्पताल चले गए हों। तकलीफ़ ज़्यादा हो तो वे किसी को बताए बिना अस्पताल चले जाते। और घटनाक्रम ऐसा घटा
कि वो एक दिन अस्पताल में ही दम तोड़ देते हैं। तो ये था मस्तराम कपूर द्वारा रचित उपन्यास विषय पुरुष का सारांश, जिसे ये समझा जा सके कि आखिर इस उपन्यास में मोटा मोटी कथ्य क्या है, वो समझा जा सके। अब हम कुछ बिंदुओं के द्वारा फिर समझने का प्रयास करते हैं। परिवार, पत्नी और संस्थान के प्रति समर्पण हर संस्था आने वाले से समर्पण चाहती है। परिवार भी पुरुष से, घर के मुखिया से समर्पण चाहता है, अपने आप को तिरोहित कर दे, और पत्नी अंततः वही नहीं रह जाती जो शुरू में प्रेमिका की तरह होती। बाद में तो ऐसा लगता है कि ज्ञान चतुर्वेदी का उपन्यास प्रेम का तानाशाह, जिनमें 4 तानाशाह, 5वां बादशाह तानाशाह बताए गए, कि किस तरह से प्रेम रह ही नहीं जाता, तानाशाह हावी हो जाता। या तो पुरुष तानाशाह बनेगा, और ऐसा जरूरी नहीं कि हर वक्त पुरुष ही तानाशाह बने, स्त्री भी तानाशाह हो जाती है। लेकिन हकीकत प्रेमी और प्रेमिका जो होते हैं वो कभी शादी नहीं कर सकते। वो बादशाह को भी चुभते हैं, उसकी सत्ता के लिए वो कांटे की तरह चुभते हैं, और एक दिन उसको कांटे को उखाड़ फेंकते हैं। प्रेमी प्रेमिका सत्ता के लिए चुनौती है, परिवार के लिए, समाज के लिए चुनौती है। ये प्रेम के तानाशाह ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास में आप देख सकते हैं। और यहाँ संदर्भ इसलिए लिया है कि परिवार हो, पत्नी हो, या कोई धार्मिक संस्था, हर कोई उस व्यक्ति को आने वाले विषय के रूप में ही देखेंगे, यानी उसको विषय बनाना चाहते हैं। पति पत्नी को विषय बनाना चाहते हैं। वैसे पुरुष तो जाना ही इस रूप में जाता है कि वो स्त्री को विषय के रूप में देखना चाहता है। विषय खुद ही रहेगा, कर्ता खुद रहेगा। विषय बनने से पुरुष बचता है। सो यहाँ लेखक जब तक संपादक रहता है तब तक उसके कितनी ही स्त्रियों से संपर्क होता है। लेखिकाओं को छापने के लिए सुंदर सुंदर स्त्रियां जो लेखन कार्य करती हैं उसके आसपास बैठी होती है। वो जब गोष्ठी करता है तो उसमें भी 2-4 महिला लेखिकाएं होती हैं। और संयोग देखिए, आदमी की विडंबना है कि वो बाहर अंदर एक साथ देखना चाहता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। कैसे? तो ये भी देखिए, मैं पुस्तक और उपन्यास से ही उद्धृत कर रहा हूँ। मस्तराम कपूर पेज नंबर 98 पर लिखते हैं, भीतर की दुनिया दिखाई नहीं देती, बाहर की दुनिया को संभालने की कोशिश में भीतर की दुनिया टूट जाती है। आदमी की सीमा है कि वह एक साथ बाहर और भीतर नहीं देख सकता, किंतु आदमी हमेशा ये ख्वाब देखता रहा कि वो बाहर और भीतर एक साथ देख सके। उसकी इसी चाह ने ईश्वर की कल्पना की जो अंतर्यामी हो, सर्वव्यापी हो और बाहर भीतर एक साथ देख सकता। पेज नंबर 98। वह ईश्वर की कल्पना करता हुआ एक दिन ईश्वर हो जाता है, या ईश्वर बने व्यक्ति के पास होकर रहता है। वह ईश्वरी होने या बनने की चाहत में जीता रहता है। और इस अर्थ में ये उपन्यास इशारा करता है वो ओशो और रजनीश जो भगवान बन जाते हैं, आशाराम जो 400 आश्रम बना डालते हैं, और गफलत इतनी होती है कि वो पिछले 10 साल से जेल के सीख चौके पीछे में हैं,
कि वो भी स्त्री को विषय बनाते, खुद विषय होकर के रहते। विषय बनाते बनाते कानून टूट जाता है, स्त्रियों का अस्तित्व खत्म कर देते हैं। स्कूल लड़कियों के लिए इसलिए खोलते हैं कि उनको लड़कियां मिलती रहे। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बाबाओं का भ्रमजाल नाम से एक वीडियो हाल ही में राजेंद्र नाम के एक जो हेड कांस्टेबल से सस्पेंडेड था, बाबा बन जाता है। और लोगों की भीड़, आस्था का अंधी आस्था चरण स्पर्श करने के लिए इतनी बेताब होती है कि एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं और सैकड़ों आदमी धराशायी होकर के मर जाते हैं, घायल हो जाते हैं। ये है अंधापन। हर कोई ये चाहता है कि हमारे दुख दर्द ये बाबा खत्म कर देंगे। बाबा ये चाहते हैं कि उन्हें धन दौलत मिले, आश्रम का ऐशो आराम मिले। और उस बाबा ने, उस भोले बाबा ने वही किया जो राम रहीम ने किया, वही जो आसाराम ने किया। और बचा जो यहाँ सुन लीजिए कि इस उपन्यास में लेखक एक संगोष्ठी में बुलाया जाता है जो स्त्री विषय पर आधारित होती है। नायक लेखक का नाम है मनमथ। मनमथ नारी सौंदर्य पर पीएचडी करते हैं और सेमिनार में स्त्री सशक्तिकरण और स्त्री के सौंदर्य पर एक पेपर पढ़ते हैं। इस पेपर को पढ़ करके वो कहते हैं कि इसको पढ़ूंगा नहीं, कुछ बता दूंगा, आपके हाथों में पेपर पहुंच चुका है, आप पढ़ लीजिए। और 2-4 मिनट में भी बात कह करके निकल लेते हैं, नाश्ता पानी करके। वहाँ का माहौल उनको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ लोग सुनने के लिए आए, बल्कि ऐसा लगता है कि महिलाएं जैसे नई नई साड़ियाँ, अच्छी अच्छी साड़ियाँ दिखाने के लिए आई, एक तरह से अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए आई, बातों में लगी है। पेपर क्या पढ़ा जा रहा, नहीं सुना जा रहा। सो लेखक का मोह भंग होता है और वहाँ से निकल करके वो तालाब के किनारे पहुँच जाता है। उसके बाद सपना नाम की एक युवती सेमिनार में पहुँचती है और उस लेखक का जो पर्चा लोगों के हाथ में पहुँचाया था, उसके हाथ लगता है, पूरा पेपर पढ़ती है और प्रभावित होती है। और वो उसे खोजती है, चूंकि वो वहाँ दिख गया था घूमते हुए, वो मंच में बैठा हुआ दिख गया था। लेकिन वो पेपर जब पढ़ा नहीं गया, और पेपर जब पढ़ा तो उसने पूरे सेमिनार हॉल में उसे ढूंढा, खोजा, नहीं मिला। उसे भी दिलचस्पी नहीं थी। उसके चेहरा देख करके उसे कुछ आभास हुआ, उसे लगा कि उसके पिताजी भी कुछ ऐसे ही रहे होंगे। सो वो उसमें पिता की छवि देख करके वो युवती उसे खोजती खोजती उसी तालाब के किनारे पहुंच जाती और बातचीत करती है। लेखक मनमथ को एक चमत्कार जैसा लगता है। वो भी यही चाह रहा था कि वो युवती कहाँ है, वो सौंदर्य रूपवती गोरांगी जीन्स पहने हुए, वो भी उसे खोज रहा था, वो वहाँ नहीं थी। सो वो भी वहाँ से चल देता है और संयोग देखिए कि वो भी उसे खोजते खोजते वहीं पहुँच जाते। ये उपन्यासकार का, फिक्शन लेखक का कमाल है कि पाठक को किस तरह से जोड़ा जाता है। पाठक उपन्यास में दिलचस्पी क्यों करके ले, तो इस पर भाषागत, शिल्पगत और शैली के स्तर पर बात की जा सकती है अलग से, लेकिन यह मकसद इतना नहीं है। ये मैंने भी पिछले कई वीडियो में ये बात कह चुका हूँ कि ये वीडियो आपको उस पुस्तक का विकल्प नहीं हो सकते, नहीं दे सकते। पुस्तक तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। उपन्यास के पाठक का संतोष
संतुष्टि तब तक नहीं मिलेगी जब तक वो फिक्शन से, उस उपन्यास से नहीं गुजर जाए। ये वीडियो या इस तरह के और भी अन्य वीडियो आप सुन रहे हैं, ये सिर्फ आपको जिज्ञासा पैदा करने के लिए। मैं भी अक्सर इन उपन्यासों को इसी दृष्टि से कहीं से समीक्षा में 2 लाइन पढ़ करके मुझे लगता है कि उपन्यास तो पढ़ना ही चाहिए। ऐसे ही उपन्यास हाल ही में मुझे लोक बाबू का बस्तर बस्तर मिला और आस्थान उपन्यास, जिसको पढ़कर के कथावाचक के बारे में एक नहीं मुझे आधा दर्जन और दूसरे बुद्ध से जोड़ करके उस उपन्यास को देखा गया, तो मुझे 1 दर्जन वीडियो बनाने पड़े। वो इसलिए कि उपन्यास नहीं है, समाज की उस धड़कन को, उस आस्था पर चोट करता है, जिससे लोग ठगाए जाते हैं बाबाओं के भ्रमजाल में। कथावाचक आकर के आपकी जेबों को खाली कर लेते हैं। इस विषय को आस्थान में उठाया कि वो कथावाचक जो घर घर जाकर के कथावाचन करता है, किस तरह से टेंट लगाता है और एक दिन वो आश्रम बना लेता है। आश्रम दूसरे नागापंथियों के द्वारा उसे मारा पीटा जाता है कि तुम व्यभिचारी हो, स्त्री को रखते हो, और बाहर जो तुमने लिखा है उसमें तुम सन्यासी दिखाई देते हो। तुमने हमारे संत परंपरा का अपमान किया है, इसलिए तुम्हें यहाँ आश्रम में रहने का कोई हक नहीं है। सो उसे मारा पीटा जाता है रात पर और कह दिया जाता है कि महीने भर बाद जब हम आएंगे तो यहाँ मिल गए, तुम्हारे कट्टू बस करेंगे। और उसे डर इतना लगता है, चूँकि पुलिस पहले ही केस बना चुकी थी। उनके परिसर में एक महिला की लाश मिलने पर पुलिस अलग उंगली उठाती है, और जिस गांव में आश्रम बनाए, आश्रम वालों का विश्वास पहले ही भंग हो गया। ऐसे में बचाव में कौन आएगा? रात में आश्रम में वो और उनके नौकर चाकर 2-4 खाना बनाने वाले और उसकी प्रेमिका बनी दूसरी कथावाचिका के साथ वो पकड़ा जाता है, और वो नागापंथी जो ट्रक पर के आए उसे बुरी तरह से पीट डालते हैं। तो इसी कारण से मुझे आस्थान उपन्यास पढ़ा और वीडियो बनाया। आप भी इस वीडियो को सुनते हुए आपको लगे कि आस्थान उपन्यास क्या है, ये एक हिंट था। तो चलिए, इसमें जो बात छूट गई है उसको मैं कह दूँ, क्योंकि उपन्यास की कमी की पूर्ति कोई भी समीक्षक आधा घंटे वीडियो बना करके उसकी संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकता। पाठक की जो जिज्ञासा होती है उसको शांत नहीं कर सकता। पाठक की प्यास तो कुएं के पास, नदी के पास जाकर के ही पूरी हो सकती है। एक घूंट पानी पीने से तो प्यासा ही रह जाएगा। तो मेरा मकसद भी ये है कि आप प्यासे हैं और एक घूंट पानी आपको दिया जा रहा है, आप इन उपन्यासों तक पहुँचे, ये मेरा मकसद है। मनमथ नाथ नारी सौंदर्य पर पीएचडी करता है और नारी सौंदर्य पर उस सेमिनार में पेपर पढ़ता है जहाँ उसके सपना खोजती हुई मिलती है, और होटल में वो रात एक साथ रहते हैं। शराब पीता है, उल्टियाँ करता है, एक साथ रहते हैं, लेकिन वो उसे अपने आश्रम में आने का न्योता दे करके जाती है और आने के लिए गाड़ी भेज देती है। इसके बाद फिर कथा का मोड़, या कहें कि दूसरा खंड आरंभ होता है, जिसमें आध्यात्मिक आश्रम, आध्यात्म के नाम पर चल रहे ये आश्रम बाबा आशाराम के हो या ब्रह्मा कुमारी के आश्रम हो, इसमें नाम ब्रह्मा कुमारी का नहीं लिया गया, लेकिन वो आश्रम था, भव्य था, सब कुछ अच्छी व्यवस्था थी, फीस ली जाती थी, और वहाँ जब पहुँचते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है। निशा माँ उस आश्रम की संचालिका होती है।
वो बीमार रहती है, उम्र हो गई है, वो बीमार होने के कारण वो अब प्रवचन नहीं दे सकती। सो वो चाहती है कि ऐसा कोई अच्छा प्रवचन करता अगर मिल जाए, जैसा कि मनमथ लेखक है और जिस तरह से वो अपनी प्रस्तुति देता है, जैसा कि सपना ने उसको बताया करके, उस सपना ने तो उसने पिता का रूप देख लिया। वो माँ भी, निशा माँ कहती है कि नहीं, ये मेरे पूर्व जन्म के पति है। इस तरह का उपन्यास में एक आकर्षण पैदा किया गया है और ये आकर्षण से उस आश्रम का ऐश्वर्य, उस आश्रम की चमक और रूहानीपन से पर्दा कैसे उठता है, ये उपन्यासकार का कमाल है कि लोग क्यों कर उस आश्रम में खींचे चले आते हैं और क्या लेने आते हैं। आदमी अशांत है, आदमी तनावग्रस्त है, आदमी कमाते कमाते, पैसा कमाते कमाते राह भटक जाता है। यूँ कहते हैं कि उद्योगपति जितना कमाते हैं कुछ दान दे देते हैं। गलत तरीके से 100 रुपये कमाएंगे और 10 रुपये दान दे करके दानदाता बन जाएंगे। ये दानदाताओं की हकीकत है और उन आश्रमों की हकीकत ये है कि उनको अपने आश्रम में भक्तों से इतना पैसा मिल जाता है कि वो भव्य महल खड़ा कर देते हैं, हरा भरा ऊंचे महल। उन ऊंचे महलों की चमक को देख कर के लोग वहाँ चले आते हैं। आध्यात्मिक धार्मिक बातें की जाएगी। और ब्रह्मा कुमारी संस्थान में क्या होता है, आशाराम के यहाँ क्या होता है। राम रहीम को जो पेरोल पर बार बार छोड़े जाते हैं जेल से, जिन पर मर्डर के आरोप है, व्यभिचार के आरोप है, भोले बाबा जो कई लोग चरण स्पर्श करने में मारे जाते हैं, तो निशा माँ उन्हें बड़े प्यार से रखती है। लेकिन यहाँ भी विषय और विषयी पुरुष का द्वंद्व उभर करके आता है। मनमत को उसमें ज़्यादा आकर्षण नहीं। मनमत तो आश्रम इसलिए चलाया कि सपना ने कहा था, गाड़ी भेजी थी, तो चलो देख लेते हैं कि वहाँ क्या होता है। सपना के आकर्षण में चलाया, उसे सपना में आकर्षण है, निशा माँ में। लेकिन निशा माँ उनको अपने बगल के कमरे में रखती है और उसी तरह से देखभाल करती है। एक आध्यात्मिक पुरुष दूसरे आध्यात्मिक पुरुष का स्वागत करता है, लेकिन शारीरिक रूप से दूरी रखती है। और मनमत नहीं चाहता कि शारीरिक दूरी रहे। उसके लिए पत्नी नहीं रही, पत्नी छोड़ दी, तो महिला लेखिकाओं का साथ छूट गया, क्योंकि जब तक वो संपादक था कई महिला लेखिकाएं थी। सपना मिली, गौरांग रूपवती युवती, तो उसके साथ एक रात होटल में रहा। जब उसने निमंत्रण दिया आश्रम में आने का, तो वो आश्रम चला आया उसी के आकर्षण में। लेकिन उन्होंने एक दूरी बनाए रखी। उसी तरह की दूरी निशा माँ भी रखती है। तो निशा माँ की देखभाल से वो रह जाता है और ये उम्मीद की जाती है कि मनमत ये कहता है कि मैं यहाँ रहूँगा, लेकिन इससे पहले मैं घर गृहस्थी को देख आऊँ, सेट कर आऊँ, व्यवस्था देखने के बाद फिर लौट के आता हूँ। जब वो लौट के आता है तो उन्हें प्रवचन देने का काम दे दिया जाता है। ये आश्रम, इसलिए मुझे ख्याल आता है कि ब्रह्म कुमारी आश्रम ही हो सकता है, जिसके विश्व में जगह जगह आश्रम है और ये विश्व भ्रमण पर निकाल दिए जाते हैं, योजना बनाई जाती है, पूरा प्लान बनाया जाता है। उस प्लान के तहत वो पूरे विदेश में भ्रमण करते हैं, प्रवचन दे करके वहाँ से मुख्य केंद्र में लेकर के आते हैं। जिस तरह से माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी का मुख्य केंद्र है, जहाँ देश विदेश से आध्यात्म से सरोकार रखने वाले आते हैं। तो इसलिए ब्रह्मा कुमारी की तरफ इशारा नहीं है, लेकिन इशारा यही कहता है। इस तरह से रूहानीपन से पर्दा कैसे उठता है, उपन्यास का अंत इस तरह से होता है
कि माँ निशा माँ की तबीयत खराब होने लगती है, सूचना दी जाती है और मनमथ अपना दौरा खत्म करके आश्रम लौटते हैं। खबर लगती है कि निशा माँ अस्पताल नहीं जा सकती। निशा माँ को डॉक्टर वहीं देखते हैं, इलाज करते हैं, लेकिन रिपोर्टें जो ये कहती है कि अब निशा माँ अंतिम समय में है और जो मौत हो रही है उसके पीछे एड्स का कारण बताया जाता है। जब वो रूहानी निशा माँ, आध्यात्मिक माँ शारीरिक दूरी बनाए रखती है तो एड्स क्यों हुआ, इस तरह के सवाल उपन्यास में उठते हैं। मनमथ भी सोचता है, लेकिन इस बात को बाहर नहीं आने दिया जाता है और इसको भी आध्यात्मिक रूप दिया जाता है और उनकी भव्यता के साथ विदाई दी जाती है। और मनमथ को यहाँ एक तरह से लेखक के बतौर ये बताने का और ये रहस्य बार खोज कर निकाल लाने का कि आध्यात्म के केंद्रों में ये क्या हो रहा है। आशाराम क्यों जेल में है, राम रहीम क्यों जेल से बाहर बाहर आते हैं और किस कारण से जेल जाते हैं, भोले बाबा पर किस तरह के आरोप रहे और बाबा कौन लोग बनते हैं। ये हमारी आंखों से पर्दे खोलने के लिए ये कुछ रचनाएं, विषय पुरुष जिसका मैंने आध्यात्म शोरूम कहा है कि कौन है वो लोग जिन आश्रमों में जाते हैं, वो चले जाते हैं वो जो पैसे वाले हैं, क्योंकि जो पैसा जिस माध्यम से कमाया जा रहा है उनको भी अंदर ग्लानि रहती है, पश्चाताप रहता है कि हम गलत माध्यम से कमा रहे हैं, कुछ दान करें। और ब्राह्मण वर्ग ने पांडित्य प्रदर्शन में और इन बाबाओं ने भी अपने कर्म कांडों से साबित किया है कि दान सबसे बड़ी चीज़ है। कथावाचक अक्सर यही कहता है कि दान दीजिए और कथावाचक अंततः बोरी भर करके नोट लेकर के जाएगा और जल्दी एक भव्य आश्रम खड़ा करेगा। फिर लोग आश्रम में पहुंचेंगे, फिर दान देते हुए पहुंचेंगे। इस तरह से ये आध्यात्म के शोरूम जब कहा जा रहा है तो इसके पीछे ये चल रही है षड्यंत्र है। धर्म के नाम पर राजनीति की जा सकती है, धर्म का नाम लेकर के आप सत्ता तक पहुंच सकते हैं। धर्म से राजनीति का कोई सरोकार नहीं, लेकिन लोगों का सरोकार धर्म से है। सो राजनीति धर्म के कंधे पर बैठ करके की जाती है, ये लोगों को भुलावे में देना है। और ये सत्ता इसलिए ऐसे शोरूमों का पालन पोषण करती है, ऐसे आध्यात्मिक कथित आध्यात्मिक पुरुषों का पालन पोषण करती है। इसलिए बहुत पहले ही मार्क्स ने कह दिया था कि धर्म अफीम है, और ये उपन्यास यही साबित करते हैं कि अफीम की तरह असर करता है और लोग खींचे चले आते हैं उस अफीम के लिए। और वहाँ किस तरह का व्यभिचार भी होता है जो धीरे धीरे बाहर आता है, दबा दिया जाता है। जैन मुनियों के इस तरह के बंटाफोड़ भी हुए, वो भी दबा दिए जाते हैं। न्यूज़ में कभी कभार आता है, न्यूज़ में दफ्न कर दिया जाता है। आध्यात्म के शोरूम जो कहा जाता है, आध्यात्म के शोरूम नहीं हो सकते, इसलिए कि अगर आप विपश्यना केंद्रों में जाएंगे तो एक तस्वीर तक नहीं मिलेगी, आप मौन रहेंगे, बोलने की भी इजाज़त नहीं है। आपको आध्यात्म से ही सरोकार है तो विपश्यना केंद्र जाइए, आध्यात्म शोरूम नहीं। तो आध्यात्म है, शोरूम है, लेकिन शुद्ध आध्यात्म है, खुद को करना पड़ता है, सिर्फ बताया जाता है। तो आज इतना ही, आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।